द्यूत क्रीड़ा की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक खेल नहीं था। ये था एक ऐसा मोड़ जिसने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। जब राजसी महलों में पासे की आवाज गूंजती थी तो किसी को पता नहीं था कि ये आवाज एक महान साम्राज्य के पतन का संकेत बन जाएगी। आज भी जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, बल्कि आज भी हर घर में, हर परिवार में दोहराई जा रही है। हस्तिनापुर के राजमहल में एक ऐसी सभा का आयोजन हुआ था जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। ये कोई साधारण दरबार नहीं था। यहाँ दोनों पक्ष आमने सामने बैठे थे। एक तरफ थे 5 भाई जो अपनी वीरता और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरी तरफ थे उनके चचेरे भाई जिनके मन में ईर्ष्या और प्रतिशोध की आग जल रही थी। ये आग कोई एक दिन में नहीं जली थी, सालों से ये धीमी आंच पर पकती रही थी। बचपन से ही दोनों पक्षों के बीच तुलना होती रही थी। कौन बेहतर योद्धा है, कौन बेहतर राजा बनेगा, कौन प्रजा का अधिक प्रिय है, ये सारी बातें धीरे धीरे जहर बनती गईं। सभा में मौजूद लोग जानते थे कि आज कुछ असाधारण होने वाला है। राजा के मामा, जो अपनी चालाकी के लिए मशहूर थे, वे इस खेल के मुख्य खिलाड़ी थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे पहले से ही जानते हों कि क्या होने वाला है। उन्होंने महीनों पहले से इस दिन की योजना बनाई थी। हर चाल, हर दांव पहले से तय था। ये कोई खेल नहीं था, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था। लेकिन धर्म के नाम पर, नियमों के नाम पर यह सब वैध दिखाया जा रहा था। पासे का खेल शुरू हुआ। शुरुआत में ये एक मामूली खेल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे दांव बढ़ते गए माहौल गंभीर होता गया। पहले छोटी छोटी चीजें दांव पर लगीं, कुछ सोने के सिक्के, कुछ आभूषण, फिर धन संपत्ति, हाथी, घोड़े, रथ, फिर महल और राज्य के हिस्से। हर दांव के साथ सभा में सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। लोग समझ रहे थे कि यह खेल कहीं और जा रहा है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता था। राजसी परंपरा के अनुसार अतिथि का सम्मान करना था, और यह खेल अतिथि के निमंत्रण पर हो रहा था। सबसे बड़े भाई, जो अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, वे इस खेल में फंसते चले जा रहे थे। हर हार के बाद वे सोचते थे कि अगला दांव जीत का होगा। यही तो जुए की सबसे बड़ी समस्या है। हर हार के बाद लगता है कि अगली बार जीत मिलेगी, पिछली हार की भरपाई हो जाएगी। लेकिन पासे जैसे उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हों। हर बार वे हारते गए और दांव बढ़ाते गए। ये एक ऐसा जाल था जिसमें फंसने के बाद निकलना असंभव हो जाता है। दरबार में मौजूद लोग सांस रोक कर देख रहे थे। कुछ लोग समझ गए थे कि ये कोई साधारण खेल नहीं है, ये एक सुनियोजित जाल है। बुजुर्ग मंत्री चिंतित दिख रहे थे। महारानी ने कई बार संकेत दिया था कि ये खेल रोक देना चाहिए, लेकिन धर्म और नियमों के कारण कोई कुछ नहीं कह सकता था। राजसभा में एक बार निमंत्रण स्वीकार करने के बाद खेल को बीच में छोड़ना अपमानजनक माना जाता था। यही नियम उनकी कमजोरी बन गया। जब सारी संपत्ति हार गई तो खेल यहीं रुक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। अब दांव पर लगे 4 भाई। एक एक करके सभी भाई हार गए। पहले सबसे छोटा भाई, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर बार पासे उनके खिलाफ गिरते, हर बार उम्मीद टूटती। फिर खुद को दांव पर लगाया और हार गए। अब वे सभी दास बन गए थे। जो कल तक राजकुमार थे, आज दास बन गए थे। ये कैसा खेल था जो इंसान की स्थिति ही बदल देता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सबसे क्रूर मोड़ तब आया जब उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पर लगाया। ये सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। कैसे कोई अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है? कैसे कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को वस्तु की तरह दांव पर लगा सकता है? लेकिन खेल के नियम के अनुसार यह वैध था। उस समय के समाज में स्त्री को संपत्ति माना जाता था। यह सोच ही गलत थी, लेकिन तब यही नियम था। और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वह महान महिला, जो अपनी बुद्धि और तेजस्विता के लिए प्रसिद्ध थी, उसे दरबार में लाया गया। उसकी स्थिति देखकर हर कोई शर्म से सिर झुका रहा था। वह महिला जो कल तक रानी थी, आज उसे दासी बनाकर सभा में लाया गया था। उसके बाल खुले थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे। ये दृश्य इतना दुखदाई था कि कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। उस महिला ने जो सवाल उठाए वे आज भी प्रासंगिक हैं। उसने पूछा कि जो व्यक्ति खुद दास बन चुका हो, वह किसी और को दांव पर कैसे लगा सकता है? यह सवाल इतना गहरा था कि पूरी सभा में कोई जवाब नहीं दे सका। यह सिर्फ कानूनी सवाल नहीं था, यह नैतिकता का सवाल था, ये इंसानियत का सवाल था। लेकिन उस समय कोई इन सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं था।
लेकिन दुर्भाग्य से उस समय शक्ति ही न्याय थी। उस महिला के साथ जो व्यवहार हुआ वो इतना अपमानजनक था कि उसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। उसे सभा के सामने अपमानित किया गया, उसके कपड़े खींचे गए, उसकी मर्यादा से खिलवाड़ किया गया। ये सब देखकर भी कोई आगे नहीं आया। डर था कि कहीं वे भी इसी अपमान के भागीदार न बन जाए। उसने उसी समय प्रतिज्ञा ली कि जब तक इस अपमान का बदला नहीं लिया जाएगा तब तक वे अपने बाल नहीं बांधेगी। इस घटना के बाद पूरा माहौल बदल गया। जो लोग पहले मित्र थे वे शत्रु बन गए, जो रिश्ते प्रेम से भरे थे वे नफरत में बदल गए। एक खेल ने पूरे परिवार को तोड़ दिया। भाई भाई के बीच दूरी आ गई। चचेरे भाइयों के बीच तो पहले से ही दुश्मनी थी, अब वो और भी गहरी हो गई। परिवार के बुजुर्ग परेशान थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक खेल इतना बड़ा नुकसान कर सकता है। बुजुर्गों ने समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह सब गलत है, परिवार में एकता होनी चाहिए, दुश्मनी नहीं। लेकिन अहंकार और प्रतिशोध की आग इतनी तेज थी कि किसी की बात सुनाई नहीं दी। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े थे। एक तरफ अपमान का बदला लेने की इच्छा थी, दूसरी तरफ अपनी जीत को बनाए रखने की जिद थी। अंत में एक समझौता हुआ, 13 साल का वनवास, 12 साल जंगल में और 1 साल अज्ञातवास। अगर पहचान लिए गए तो फिर से 13 साल का वनवास। ये शर्त भी उसी चालाक मामा की सोची हुई थी। उन्होंने सोचा था कि 13 साल में लोग इन्हें भूल जाएंगे, राज्य पर उनकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये वनवास उन 5 भाइयों को और भी मजबूत बनाने वाला था। 5 भाई अपनी पत्नी के साथ वनवास के लिए निकल गए। जाते समय उस महिला ने फिर से प्रतिज्ञा दोहराई। उसके बाल खुले थे और वे तब तक खुले रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता। ये प्रतिज्ञा सिर्फ उसकी नहीं थी, ये पूरे परिवार की प्रतिज्ञा थी। ये अन्याय के खिलाफ आवाज थी। वनवास के दौरान उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने नए हथियार प्राप्त किए, नई शक्तियां पाईं। जंगल में रहकर उन्होंने जीवन के असली मूल्य समझे। उन्होंने देखा कि सच्ची खुशी महलों में नहीं बल्कि सादगी में है। उन्होंने गरीबों की समस्याएं देखीं, उनकी मदद की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने धैर्य सीखा। वे जानते थे कि एक दिन न्याय का समय आएगा और उस दिन के लिए वे तैयार हो रहे थे। 13 साल बाद जब वे वापस आए तो उन्होंने अपना राज्य वापस मांगा। लेकिन अब दूसरे पक्ष को सत्ता का स्वाद लग चुका था। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, यहां तक कि 5 गांव देने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वे राजा हैं और वापस सत्ता नहीं देंगे। ये रवैया दिखाता था कि वे कितने अहंकारी हो गए थे। अब युद्ध अवश्यमघावी था। एक तरफ थे वे जो न्याय चाहते थे, दूसरी तरफ वे जो अन्याय पर अड़े थे। पूरे देश के राजा महाराजा 2 पक्षों में बंट गए। यह सिर्फ एक परिवार का झगड़ा नहीं रह गया था, यह पूरे देश का युद्ध बन गया था। धर्म और अधर्म के बीच अंतिम निर्णय का समय आ गया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध हुआ वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष था। 18 दिन तक चला ये युद्ध। इसमें करोड़ों लोग मारे गए, पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। माताओं ने अपने बेटों को खोया, पत्नियों ने अपने पतियों को खोया। ये युद्ध जीत गया था न्याय, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। युद्ध के अंत में न्याय की जीत हुई, लेकिन ये जीत बहुत महंगी थी। पूरा परिवार बिखर गया था। जो बचे थे वे भी टूट चुके थे। जीत का कोई जश्न नहीं था, सिर्फ गम था। सिर्फ पछतावा था कि काश ये सब टाला जा सकता होता। उस महिला ने आखिरकार अपने बाल बांधे। न्याय मिल गया था, लेकिन क्या ये सब टाला नहीं जा सकता था? क्या एक खेल की वजह से इतना बड़ा विनाश जरूरी था? ये सवाल आज भी हमारे मन में उठता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटी गलतियां कैसे बड़ी तबाही का कारण बन सकती हैं। जुआ सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं करता, ये रिश्तों को तोड़ता है, परिवारों को बिखेरता है, ये इंसान की सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है। आज भी जब कोई जुए की लत में फंसता है तो वही कहानी दोहराई जाती है। पहले छोटे दांव, फिर बड़े दांव और अंत में सब कुछ हार जाना। आज के जमाने में जुआ कई रूप लेता है। शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन, लॉटरी टिकट्स, ऑनलाइन बेटिंग, कसिनो गेम्स, नाम अलग हैं लेकिन नशा वही है। द्यूत क्रीड़ा की ये कहानी एक चेतावनी है। ये बताती है कि लालच और अहंकार कैसे इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। ये सिखाती है कि कुछ खेल खेलने लायक नहीं होते, चाहे जीतने की कितनी ही उम्मीद हो। ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी, क्योंकि इंसान की कमजोरियां आज भी वही हैं।